चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी फॉर्मूला की, काइनेटिक एनर्जी निकाली थी हमने, गिवन एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन किया था। फॉर्मूला है गिवन एनर्जी का एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट वर्क फंक्शन, या अगर लेमडा दिया हो तो एस सी बाई लेमडा माइनस एस सी बाई लेमडा नॉट लगा करके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए, अब इस पे हमें करने थे न्यूमेरिकल्स, तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं हम लोग। कैलकुलेशन में हल्का फुल्का अप्रोक्सीमेशन भी चल जाता है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल इज, क्वेश्चन है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल इज, मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है 7 इंटू 10⁻14, 7 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन if radiation frequency, if radiation of frequency, radiation of frequency 1 into 10⁻15, 1 into 10⁻15 second inverse fall on it। 10⁻15 सेकेंड इनवर्स का फ्रीक्वेंसी का डाल रहे हो लाइट, और जो थ्रेशोल्ड है वो कितना है 7 इंटू 10⁻14। काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, फॉर्मूला लगा दीजिए। पहला सवाल सस्ता सुंदर टिकाऊ क्वेश्चन है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट लगाना है। ये जो एनर्जी जो दी जा रही है मेटल सरफेस पे फेंकी जा रही है, डाली जा रही है, और ये क्या है आपका वर्क फंक्शन। एच कॉमन ले लो, न्यू माइनस न्यू नॉट कर लो, एच कॉमन ले लेंगे तो रेडिएशन जो डाला जा रहा है लाइट फ्रीक्वेंसी का वो 10⁻15 है, तो इसको 10 इंटू 10⁻14 लिख सकते हैं, और न्यू नॉट को 10⁻14 लिख दें। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब 10 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻14 माइनस 10⁻14 अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9 इंटू 10⁻14। क्लियर है? अब h की वैल्यू यहाँ पे रख लेंगे, 6.6 इंटू 10⁻−34 होता था ना, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, यहाँ पर 10⁻14 -20 आ जाएगा, और 9 भी तो था, 9 का मल्टीप्लिकेशन कर दो, हाँ अच्छा 7 था, ओ चलो तो फिर 3 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो तब 3 आएगा ना, ये तो सेव हो गया, अब काटना पड़ेगा, 7 आ जाएगा। अब कोई दिक्कत बोलो बच्चों, तो एक 7 और मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये 9 क्यों कर दिया?
कैलकुलेशन गड़बड़ हो रही है। 7 है, 10 है तो 3, काटा पीटी ज्यादा हो गई। अब सॉल्व कर लो भाई, हमने ज्यादा रायता फैला दिया। 3, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दो 6.6 में, आंसर आ जाए। यहाँ 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दो, आ जाएगी आपकी, यही तो है। इसको 1.98 बना लो। जूल में आ जाएगा आंसर। कोई समस्या? कर लेंगे, इजी था। हो गया। ऑनलाइन बच्चों हो गया? यस। ऑनलाइन में एक ही बच्चा बोलता है, और किसी के पास माइक नहीं है? क्या बात है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज। रेशियो निकालना है फ्रीक्वेंसी का। रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ violet and red light, violet and लाइट, वायलेट और रेड लाइट का वेवलेंथ दिया होगा क्वेश्चन में। वायलेट का दे रखा है 4.1 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, और रेड का दे रखा है 6.56 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। वेवलेंथ दे रखी है। आपको फ्रीक्वेंसी का रेशियो निकालना है, एनर्जी का भी रेशियो निकालना है। ऑल्सो डिटरमाइन रेशियो ऑफ एनर्जी। एनर्जी तो पता ही है आपको, कैसे निकालते हैं लाइट की, इज इक्वल टू एच न्यू से निकालते हैं ना। लैम्डा दे रखा है, न्यू का क्या निकालना है आपको? रेशियो। इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, न्यू और लैम्डा में रिलेशन इनवर्स होता है। न्यू और लैम्डा में रिलेशन कैसा होता है? इनवर्स। भाई मान लो हम बात कर रहे हैं, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, यही तो बात करते हैं। मान लो ये रेड के लिए कर रहे हैं, तो न्यू रेड इंटू लैम्डा रेड, ये हो जाएगा। c तो सेम रहेगा, दोनों की वेलोसिटी सेम रहती है। इसी तरीके से दूसरा इक्वेशन बन जाएगा, न्यू वॉलेट इंटू लैम्डा। अब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। सी सी इक्वल हो गया, तो दोनों को इक्वल कर दें।
अब आपको वायलेट और रेड का निकालना है, न्यू का क्या निकालना है, रेशियो वायलेट और रेड का। तो इसका मतलब न्यू वायलेट बाय ये वैल्यू निकालनी है आपको। तो क्या आ जाएगा, ये इनवर्स आएगा। लैम्डा रेड कितना है 6.56 और लैम्डा वायलेट कितना था 4.1। ये -5 तो कट ही जाएगा, तो रिलेशन क्या आ गया 656 डिवाइडेड बाई 40। रेशियो निकाल लेंगे, इसको देखेंगे छोटा हो सकता है क्या। फोर्टी वन कैसे कर दिया मैंने, 410 होगा ना, एक यहाँ पे तो 2 डेसिमल थे, यहाँ पे तो एक ही था। अब सॉल्व करेंगे तो लगभग ये 1.6 रेशियो बना। अगर 4 110 से डिवाइड कर दें दोनों में, दोनों नंबर्स में 4 110 से डिवाइड कर दो, 656 डिवाइडेड बाई 4 110। तो जो बुक कह रही है वो आंसर है, यहाँ पे 1.6 आ रहा है 1:1। रेशियो छोटा निकाला जाता है ना, इतना बड़ा नंबर थोड़ी रख देंगे रेशियो। रेशियो निकालने के लिए 4 110 से दोनों में डिवाइड कर दिया, तो एक तरफ तो 1 बन गया। अब एनर्जी का रेशियो क्या आएगा, एनर्जी का रेशियो निकालिए, एनर्जी का फॉर्मूला लगा के। क्या कर रही हो, इतना सारा वैल्यू क्यों रख रही हो, सी लिखो ना बहन, इतना वैल्यू क्यों रख रही हो। एक ही बात है लेकिन। अब एनर्जी का रेशियो निकालो, गरिमा निकाल के बताओ। एनर्जी का फॉर्मूला लगा के एनर्जी का रेशियो निकालिए। फोटोन की एनर्जी क्या लगाते हैं, फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला E इज इक्वल टू, एनर्जी का रिलेशन निकालना ना, रेशियो। हाँ लगा सकते हैं, लैम्डा मालूम है तो वो भी लगा सकते हैं। एनर्जी का 2 फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू एच न्यू लगा लो या SC बाई लैम्डा लगा लो, दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, है ना। तो अगर आपको निकालना है E वायलेट तो H इंटू न्यू वायलेट हो गया, और E रेड की बात कर लो तो H इंटू न्यू रेड हो गया। अब न्यू वायलेट बाई न्यू रेड पता ही है आपको, दोनों डिवाइड कर दो, रेशियो निकालना है तो H से H तो कट ही जाने वाला है, वही रेशियो आ जाएगा, जो न्यू का रेशियो है वही रेशियो हो जाएगा। अभी न्यू का ही जो रेशियो निकाला था, कितना निकाला था, तो यानी जो एनर्जी का रेशियो वही फ्रीक्वेंसी का रेशियो होगा। लैम्डा में इनवर्स हो जाता है, अपोजिट रेशियो आता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना है तो ऐसे दिखाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में याद रखेंगे
ई का जो रेशियो वही किसका रेशियो होगा, न्यू का रेशियो होगा। और लैम्डा का रेशियो निकालना है तो जस्ट क्या कर देंगे, अपोजिट, इनवर्स। बात समझ में आ रही है? अरेंज। अब अगला सवाल कौन करेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं बिल्कुल हेल्प नहीं करूंगी, ठीक है? नेक्स्ट सवाल में मैं बिल्कुल भी हेल्प नहीं करने वाली। कोई PYQ कर लेते हैं। एडवांस से फोटो इलेक्ट्रिक के क्वेश्चन नहीं है? ऐसा कैसे? एग्जामिनर के मूड के ऊपर होता है किस टॉपिक से कब सवाल दे, कब ना। मर्जी चलती है, कभी कभी ज्यादा आ जाते हैं, कभी। अरेंज क्या हो गया? चलो, बहुत ढूंढने के बाद एक सवाल। हो सकता है रिसेंट में कम आ रहा हो, इसलिए कम मिल नहीं रहा। क्वेश्चन है, वैल्यूज ऑफ वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन की वैल्यूज दी गई हैं कुछ मेटल्स के लिए। W0 दिया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, लिथियम का, सोडियम का, पोटेशियम का, मैग्नीशियम का, कॉपर का, सिल्वर का। सिल्वर का है, कितने मेटल हैं, 6 है ना, 84.3। कॉपर का है 74, मैग्नीशियम का है 253, पोटेशियम का है 32, सोडियम का है 422 और लिथियम का है 2। कैसे दे रखा है समझ में नहीं आ रहा, चलो ठीक है। नंबर ऑफ मेटल्स विच विल शो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इंटीजर टाइप क्वेश्चन होगा। नंबर ऑफ मेटल्स विच विल शो photoelectric effect when 400 nanometer wavelength light falls on it। अगर 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को डालते हो तो कितने ऐसे मेटल्स हैं, मतलब पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा किससे किससे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा, और फिर मान लो 2 आए 3 आए तो वो नंबर आपको लिखना है जिनसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। एच की वैल्यू दे रखी है इन्होंने, क्वेश्चन में जो वैल्यू दे देंगे वही लगानी पड़ेगी। एच की वैल्यू दे रखी है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸
मीटर पर सेकेंड। ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ ये वैल्यू दे रखी है कूलाम से। इसके मतलब ये है कि जो गिरने वाला फोटोन है उसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लीजिए। अब देख लीजिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जिसकी ज्यादा होगी या बराबर होगी उससे तो हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिससे नहीं, जिसकी कम होगी उससे नहीं हो। कैलकुलेट करिए। SC बाई लेमडा लगा के एनर्जी निकालिए पहले। नैनोमीटर में दिया है वेवलेंथ, तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁹ मीटर, यानी लैम्डा यहाँ पे हो जाएगा 400 नैनोमीटर है तो 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर में कन्वर्ट, MKS में कन्वर्ट कर दिया। निकालिए। क्वेश्चन सबको समझ आ गया है? अपने अपने दिमाग की बत्ती जलाएं। ऑनलाइन में बात समझ आ गई है क्या? ऑनलाइन बच्चों करिए। अनन्या जो लाइट आपका फॉलन लाइट की एनर्जी निकालते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं E इज इक्वल टू SC बाई लैम्डा। H है 6.6 इंटू 10⁻⁻34, C लगाएंगे 3 इंटू 10⁸, लैम्डा लगा देंगे 400 नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा।
ठीक है, इससे जब एनर्जी निकालोगे तो आएगी जूल। अब क्योंकि क्वेश्चन में आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी दे रखी है तो आप सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकाल लो। तो अगर एनर्जी यहाँ से जूल में निकली थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है तो इस पूरी वैल्यू में इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दीजिए। इस पूरी वैल्यू में इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दीजिए तो ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। अब सॉल्व करके देखते हैं इसको क्या आता है। ये ऊपर चला गया सारा। अब -34 और 8 कितना आ जाएगा? माइनस का 26, माइनस का 26। अब माइनस का 26 और ये पूरा कट जाएगा। 19 + 7 तो 26 बन रहा है, प्लस का 10⁻⁴ और ये माइनस का है तो पूरी वैल्यू कट जाने वाली है। ठीक है, अब डिवाइड करें। डेसिमल उड़ा देते हैं। 99/32 आ गया, देख पा रहे? 99/32 अप्रोक्सीमेटली 33 अगर होता तो कितना आता? 3 टाइम्स जाता तो 3 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू कितनी आएगी? 3 पॉइंट समथिंग आएगी। पूरा निकालने की जरूरत भी नहीं है, ऑब्जेक्टिव अगर सवाल है तो। अब देख लेते हैं कौन सी वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है या 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है ना? तो देखो, पहला लिथियम का था 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, लिथियम का वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपने एनर्जी डाली कितने की? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। 3 से थोड़ी सी ज्यादा की डाल रहे हैं तो इससे हो जाएगा, लिथियम से हो जाएगा। बाकी किसी से होगा क्या? बाकी तो सभी बड़े दिखाई दे रहे हैं, देख पा रहे हैं? देख लो कुछ गलत तो नहीं आया है? एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो, कोई 10 वन छूटा तो नहीं। केवल लिथियम का वर्क फंक्शन ऐसा है जो क्या है, छोटा दिखाई दे रहा है। बाकी सबका तो 422, 32, 253, 74, 84.3 इतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए ना। तो केवल कौन सा होगा? 3 में अगर वैल्यू आती है तो केवल लिथियम ही ऐसा है। इन्होंने क्वेश्चन में पूछा था नंबर ऑफ मेटल्स, कितने ऐसे मेटल्स हैं, तो 1 आ जाएगा आंसर। हाँ 1। हाँ हाँ कर सकते हैं। किनको जूल में करना चाहते हो तो फिर सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, उतना मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगा। यहाँ पे एक डिवीजन कर रहे हो, वहां पे उतने सारे मल्टीप्लिकेशन करोगे। मैं एक बार आंसर चेक कर लूं कि 1 ही आ रहा है क्या। आपको लग रहा है मैंने कैलकुलेशन गलत की है? हाँ, तब जितने मेटल हैं सब नंबर आ जाता। सर ही नहीं निकल रहा। हाँ तुम बोलो, तुम क्या कह रही, जल्दी बोलो। निकाल ली जूल में। हाँ सेम आंसर आना चाहिए।
बोलो क्या हुआ, निकल गया? कोई मिस्टेक तो, कोई नंबर तो छोड़ा नहीं है। एच ये था, सी ये, -34 +8 -26 और -9 और -19, ये कितना आ जाएगा? 9 और 19 -28, और ये 2 था, इसको ले लिया था तो -26 प्लस ऊपर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा। ठीक है, सही है। ठीक है, आंसर क्या आएगा? इंटीजर टाइप क्वेश्चन था तो एक ही मेटल ऐसी है जो हमारी क्या दिखाएगी? फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट। जूल की जगह पे एनर्जी की यूनिट क्या यूज की गई? नई यूनिट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट है ये। ठीक है, कर लेंगे ऐसे सवाल, एक मेटल दियो, दो दियो, आप एनर्जी निकालोगे। एनर्जी अगर क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है, अगर एनर्जी कम आ रही है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। जैसा कि यहाँ पे सबका वर्क फंक्शन दिया था, केवल एक मेटल ऐसी थी लिथियम जिसका वर्क फंक्शन 2 था, बाकी सबका 3 से ऊपर की वैल्यू थी, तो वर्क फंक्शन कोई रीच नहीं कर रही है तो हो ही नहीं पाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कर लेंगे, इजी था। ऐसे ही सस्ते सवाल किस में आ जाते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। चलो एक सवाल और कर लो, फिर अगले टॉपिक में मूव करें। सबको समझ आ गया सवाल? ऑनलाइन ऑफलाइन? स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट 1 है, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट in photoelectric effect electrons are ejected from metal surface as soon as beam of light of greater frequency than threshold frequency strikes on the surface। बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है जब ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट डालते हो, किससे? वर्क फंक्शन। स्टेटमेंट 2, when photon of any energy strikes when photon of any energy strikes an electron in atom, transfer of energy from photon to electron takes place। बोल क्या रहे हैं? कह रहे हैं कि अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट डालते हो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, पहले स्टेटमेंट में। दूसरे में कह रहे हैं कि जब फोटोन आप डालते हो किसी भी एनर्जी का, एनी एनर्जी, किसी भी एनर्जी का डालते हो तो इलेक्ट्रॉन को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम फोटोन टू इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस।
अब पूछा है वो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है तो उसमें बताते हैं, ऑप्शन देते हैं, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज रॉन्ग, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट, 2 इज करेक्ट, 1 इज इनकरेक्ट, ऐसे कर। तो कौन सा सही है कौन सा गलत है, दोनों सही है दोनों गलत है, ये बता। दूसरे वाले में कह रहे हैं व्हेन फोटोन ऑफ एनी एनर्जी स्ट्राइक्स, किसी भी एनर्जी का फोटोन अगर आप डालते हो तो वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफर करता है। नव्या कह रही है कि एनी एनर्जी लिखा हुआ है इसलिए ये क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए। और लोग सोचें और बताएं, खेले ना बताएं। ऑनलाइन में आज बहुत सन्नाटा है, कुछ आंसर नहीं आ रहे ऑनलाइन से, क्या बात है ऑनलाइन बच्चों, ऐसे कैसे कर रहे हैं आप? दोनों ही सही हैं, बोथ लगा दें। देखो पहला स्टेटमेंट तो सही है, सबको ही समझ आ रहा है, 100% सही है, आराम से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात। सेकेंड स्टेटमेंट में वही वाली बात आ रही है कि इन्होंने लिखा है एनी एनर्जी, कोई भी एनर्जी दोगे तो एनर्जी ट्रांसफर होके इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। अगर कम अमाउंट एनर्जी का है तो एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा, एनर्जी ट्रांसफर होगा तभी इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी अल्टीमेटली। मान लो पहले उसकी एनर्जी 10 जूल है और उसके लिए एक सेट किया गया कि 15 जूल की एनर्जी हो जाए इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा सरफेस पे, है ना। तो अगर एनी वर्ड लिखा हुआ है, सर्टेन लिखा होता तो सही हो जाता, सर्टेन का मतलब एक कोई फिक्स अमाउंट उस मेटल के हिसाब से, इन्होंने क्या लिख दिया वर्ड एनी लिख दिया, तो एनी के हिसाब से फिर वो एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा, उसको हीट वीट कर देगा सिस्टम। अब मेटल पे एनर्जी लाइट पड़ रही है, कुछ भी मेटल रखोगे, कोई मेटल रख दिया आपने तो उसको हीट वगैरह तो कर देगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप कोई भी लाइट डालो तो एनर्जी का ट्रांसफर हो जाए। हीट बन गई ना, बोला ना मैंने, हीट वगैरह बन गई, जब तक वर्क फंक्शन तक नहीं मिली तब तक एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ना मिली। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज, ध्यान किस पे देना था, गर्मी बहुत है, इससे थोड़ी हीट निकलती है ना सिस्टम से, बहुत लग रही है। नहीं ये तो खुलवाया, ये साफ है, साफ है, गर्मी इतनी है इसलिए कूलिंग नहीं हो रही। ये रूम बड़ा है, रूम बड़ा है। चलो भाई एक छोटा सा और टॉपिक पढ़ते हैं।
अब इसमें देखो दो बड़े बड़े टॉपिक रह गए, एक तो बोर मॉडल है, बोर मॉडल पे बहुत ज्यादा काम है अपने को करना है, बहुत सवाल भी आते हैं। और दूसरा अपना टॉपिक एक रह गया है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, कभी कभी छुट्टे पुट्टे सवाल आ जाते हैं बट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको आना चाहिए। अब एक छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं। चैप्टर सीक्वेंस में नहीं चल रहा है, चैप्टर कैसे चल रहा है, टुकड़े में चल रहा है, पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा लेकिन कैसे चल रहा है, कोई पहले कोई टॉपिक बाद में, अकॉर्डिंग टू डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लाइट के बारे में भी डिस्कस होता है, लाइट का भी नेचर डिस्कस होता है कि डुअल नेचर है। इस पे काम किया दो साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट नहीं थे बेसिकली, इकोनॉमिस्ट थे दो, है ना, इकोनॉमिक्स पे काम कर रहे थे। डी ब्रॉय दो ब्रदर्स थे, उन्होंने काम किया और फिर उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में, बेसिकली वो इकोनॉमिक्स थे पर क्या उन्होंने बाद में इलेक्ट्रॉन लाइट के बारे में बताया कि इनका इसका जो नेचर है, इलेक्ट्रॉन का नेचर है वो डुअल नेचर है। डुअल का मतलब होता है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकता है और वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है। कुछ ऐसे फिनोमिनन शो करता है जिससे पता लगता है कि वो पार्टिकल है। किसी चीज को अगर पार्टिकल प्रूफ करना है तो उसमें मास होना चाहिए, उसमें वेलोसिटी होनी चाहिए, उसमें मोमेंटम होना चाहिए, उसमें वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर सकता है ना। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो फिनोमिनन बोला गया ये पार्टिकल नेचर को शो करता है। तो इस तरीके की चीजें होती हैं। और अगर किसी को वेव शो करना है आपको तो उसमें वेवलेंथ होनी चाहिए, उसमें एक फिनोमिनन होता है डिफ्रैक्शन, एक होता है इंटरफेरेंस। ये फिनोमिनन अगर देखने को मिल रहे हैं तो उस पर्टिकुलर चीज को हम क्या कह सकते हैं, वेव कह सकते हैं ना। जैसे हमने बोला गरिमा इंटरफेरेंस शो कर रही है, गरिमा डिफ्रैक्शन शो कर रही है, तो गरिमा क्या हो गई, वेव हो गई। और अगर हमने बोल दिया कि गरिमा में मोमेंटम है, काइनेटिक एनर्जी है ना, मास है, वेलोसिटी है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर सकती है, तो ये क्या हो गई, पार्टिकल हो गई। तो ऐसा देखा गया कि डी ब्रॉय ने बताया कि इसमें दोनों तरीके के नेचर होते हैं और दोनों तरीके के नेचर को इन्होंने रिलेट करके देखा। इन्होंने मोमेंटम को वेवलेंथ से रिलेट करके एक इक्वेशन निकाली जिसको हम बोलते हैं डी ब्रॉगली, लिखते हैं और पढ़ते हैं डी ब्रॉय, है ना। तो डी ब्रॉय इक्वेशन निकाली। ये इक्वेशन रिलेशन बताती है पार्टिकल के मोमेंटम और वेवलेंथ, ठीक है। तो डुअल नेचर का मतलब क्या है, डुअल नेचर का मीनिंग क्या है, दो तरीके के नेचर, एक है पार्टिकल नेचर और दूसरा कौन सा नेचर है, वेव। पार्टिकल नेचर का मतलब है मास हो सकता है, वेलोसिटी की बात होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, मोमेंटम होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा। ये सब बातें किससे रिलेटेड है, पार्टिकल। वेव की अगर बात करोगे तो वेवलेंथ होनी चाहिए, डिफ्रैक्शन शो करना चाहिए, एक फिनोमिनन होता है इंटरफेरेंस, ये शो करेंगे तो क्या बोलेंगे इसको, वेव नेचर। अभी डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस समझा देंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप पढ़ चुके हैं, मास, मोमेंटम, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी के बारे में जानते हैं। वेवलेंथ वेव की पढ़ चुके हैं। डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस नहीं पता आपको, थोड़ा सा बताएंगे, ज्यादा नहीं। हाँ, फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं, वेव है तो फ्रीक्वेंसी भी होगी वेवलेंथ। वेव की जो भी प्रॉपर्टी होंगी सब होंगी जो पढ़ी थी हमने।
तो डी ब्रोई ने क्या किया, रिलेशन बताया, डुअल नेचर के बारे में बताया, हो गया, इस पे काम किया, डी ब्रॉगली लिखते हैं, डी ब्रोई बोलते हैं, और क्या निकाल दी, डुअल नेचर पे काम किया और डी ब्रोई इक्वेशन निकाल दी। कैसे निकाली, फोटोन की एनर्जी बोलते हैं E इज इक्वल टू एच न्यू। लाइट के बारे में बात करी पहले, लाइट का डुअल नेचर, फिर उसी तरीके से समझाया कि इलेक्ट्रॉन का भी डुअल नेचर है। अगर एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू है और आइंस्टीन ने एक इक्वेशन निकाली E इज इक्वल टू mc², आइंस्टीन ने इसी एनर्जी का क्या इक्वेशन निकाला, E इज इक्वल टू mc²। अगर पार्टिकल सेम है तो दोनों इक्वल होंगी, एच न्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोई दिक्कत, एच न्यू इज इक्वल टू एम सी, और ये सी को अलग कर दें, वेलोसिटी ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोल सकते हैं। एम है आपका मास और ये क्या है आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट, या वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में भी बात कर सकते हैं, सेम बात है। कोई दिक्कत, मास इनटू वेलोसिटी को p लिख सकते हो, मोमेंटम लिख सकते हो, मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत, यहां तक कोई प्रॉब्लम, न्यू को c बाई लैम्डा लिख सकते हैं, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा लिखते थे ना, तो न्यू को c बाई लैम्डा लिख सकते हैं, एक c से दूसरा c कट जाएगा, तो वैल्यू क्या आ गई, वैल्यू आती है h बाई लैम्डा इज इक्वल टू p, तो ऐसे लिख सकते हैं h बाई p इज इक्वल टू लैम्डा, h बाई p इज इक्वल टू लैम्डा लिख सकते हैं। p है मोमेंटम जो दिखाता है पार्टिकल नेचर को, और लैम्डा है वेवलेंथ जो दिखाती है वेव नेचर को। कोई दिक्कत, इसी को बोलते हैं डी ब्रोई इक्वेशन। ये क्या है, मोमेंटम, और ये क्या है, और ये हो गई अपनी डी ब्रोई। कोई समस्या, लाइट के लिए भी वैलिड है, इलेक्ट्रॉन के लिए भी वैलिड है, लाइट में भी डुअल नेचर होता है। खुश, स्टार बना के पॉइंट लिख लो नीचे। ये जो डी ब्रोई इक्वेशन है ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए या बहुत छोटे पार्टिकल्स के लिए लगाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए लगाया, लाइट के पार्टिकल के लिए लगाया, ये इक्वेशन है ना। ऐसा नहीं 2 किलो की बॉल लेके चले और बोल रहे हैं ये वेव है, कहाँ से वेव बनेगी वो, है ना। छोटे पार्टिकल्स के लिए वेव की बात होती है। अगर क्वेश्चन में देता है कि 4 किलो की बॉल है, इसका वेवलेंथ निकालिए, इसको वेव मान रहे हैं तो निकाल दीजिए, लेकिन वो वेव कुछ नहीं है ना। बॉल अगर बहुत बड़ी है तो मास बहुत ज्यादा होगा,
मास बहुत ज्यादा होगा तो यहाँ इक्वेशन से हमको देख के क्या पता चल रहा है, मास अगर बहुत ज्यादा है तो मोमेंटम बहुत ज्यादा, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा छोटी हो जाएगी, है ना। मास जितना बढ़ता जाएगा उतनी वेवलेंथ छोटी होती जाएगी। तो छोटे पार्टिकल्स के लिए ही इसको हम लोग, छोटे पार्टिकल्स के लिए कॉन्सेप्ट है, बड़े के लिए नहीं है। चलिए, इजी था। एक ही फॉर्मूला है h बाई पी, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी। कर लो भैया सवाल। एक और फॉर्मूला लिख लो, फिजिक्स में भी यूज करोगे, यहाँ पे भी यूज करोगे, पर हमें बताना है तो हम यहीं पे बता देते हैं। मान लो यहाँ से रिलेशन नहीं है, क्वेश्चंस के लिए बता रही है। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन के ऊपर मान लो आपने वोल्टेज लगा दिया है V, ठीक है। कोई भी चार्ज पार्टिकल है, Q चार्ज है, अगर उसके ऊपर वोल्टेज लगाया है V वोल्टेज से मूव कर रहा है, तो उसकी एनर्जी आती है Q इंटू V। उसकी एनर्जी हम लोग क्या लेते हैं, Q इंटू V। तो इस पार्टिकल की एनर्जी हम लोग क्या ले लेंगे, Q इंटू V। अगर इलेक्ट्रॉन है तो E इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाइड बाई अब इलेक्ट्रॉन की अगर एनर्जी की बात करो, काइनेटिक एनर्जी की, तो हाफ mv स्क्वायर होता है। हाफ mv स्क्वायर को Q इंटू वी या E इंटू वी लिख सकते हैं। बोलो, अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी की, अभी अभी मैंने सिखाया कि किसी भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv स्क्वायर होती है। अगर उसमें चार्ज E है और वोल्टेज V है तो उसकी एनर्जी किससे निकालते हैं, E इंटू वी से निकाल सकते हैं, ठीक। तो इसका मतलब हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया E इंटू, यहाँ पे ऊपर m से मल्टीप्लाई कर दो और m से डिवाइड कर दो। m से मल्टीप्लाई कर दिया और m से डिवाइड कर दिया। क्या करना चाहते हैं देखते रहिए ध्यान से। m का स्क्वायर बना देते हैं, ऊपर v का स्क्वायर, नीचे m। जिस नंबर से डिवाइड करो उसी से मल्टीप्लाई कर दो, तो वैल्यू में कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। एम वी का होल स्क्वायर हो जाएगा, एम वी का होल स्क्वायर, एम इंटू वी क्या होता है, एम इंटू वी क्या होगा, मोमेंटम पी। तो पी स्क्वायर बाई एम आ जाएगा, हाफ पी स्क्वायर बाई एम आ जाएगा। कोई समस्या, बोलो। अब यहां से पी की वैल्यू निकाल सकते हैं, पी की वैल्यू निकालनी है तो सारे टर्म उधर ले जाएं, तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सही लिखा है हमने। पी की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ 2m ev। बोलो बच्चों, अब क्यों निकलवाया इसको, डी ब्रॉय में रखने के लिए। डी ब्रॉय इक्वेशन बनाई थी ना, वहां पे रख। ये नोट हो गया तो बताइए, नोट हो गया तो बोलिए। ऑनलाइन बच्चों का हो गया, यस मैम। अब हमने क्या लगाई थी, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन पी लगाया था ना, तो h अपॉन क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 2m ev, यही तो था। अरे अरे क्या कर
कैसे आ गया ये? ठीक है, अगर कोई चार्ज Q होगा तो यही फॉर्मूला हो जाएगा अगर इलेक्ट्रॉन है तो E इंटू वी कर दिया था, अगर कोई चार्ज Q है, मान लो अल्फा पार्टिकल दे दें, कोई और कुछ और दे दें, तो उसका चार्ज लगाना पड़ेगा ना। खुश हैं बच्चों? सवाल करें? सवालम सवालम, प्यारे प्यारे, सुंदर सुंदर, सस्ते सस्ते, न्यूमेरिकल। चलिए पहला क्वेश्चन, व्हाट इज रेशियो ऑफ व्हाट इज रेशियो ऑफ देखो मौसम गर्मी का है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, टॉपिक में सवाल है उसमें हम कुछ बस करवा सकते हैं, यही हमारा काम है। व्हाट इज रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ CH4 and O2 molecules so that they are associated with de Broglie waves of equal wavelength। बोल रहे हैं इन मॉलिक्यूल्स से क्या बना दो, वेव बना दो, और उनकी वेवलेंथ क्या है, डी ब्रोई वेवलेंथ क्या है, इक्वल है, उनकी वेलोसिटी का रेशियो निकालो। लैम्डा CH4 इज इक्वल टू लैम्डा O2। लास्ट लाइन से हमने क्या निकाला, एसोसिएटेड का मतलब होता है इसको वेव बना रहे हैं, तो वेव बना रहे हो तो दोनों की वेवलेंथ क्या बोल दिया, लास्ट लाइन में बोला दोनों की वेवलेंथ क्या है, डी ब्रोई लिख दिया है, तो डी ब्रोई फॉर्मूला लगाना है, लैम्डा CH4 इज इक्वल टू है लैम्डा O2। निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ CH4 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ, ये रेशियो निकालना है। कोशिश कीजिए, सारे फॉर्मूलाज मैंने बता दिया आपको। मास की जगह पे मोलर मास लगा दियो, मास की जगह पे मोलर मास लगा देना, मास लगाना पड़ेगा ना पार्टिकल का। रेशियो निकालना है तो चलेगा, मोलर मास लगाओ, मॉलिक्यूल का मास लगाओ, चल जाएगा। पहला सवाल, पहला जो फॉर्मूला डी ब्रोई कराया इक्वेशन वही लगानी, लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन P लगाना है, P इज इक्वल टू M इंटू V लिख देंगे।
कोशिश करें सब लोग ऑनलाइन। बच्चों आपकी आवाज बिल्कुल आज नहीं आ रही, क्या बात है? टॉपिक क्लैरिटी नहीं है? ई क्यों लगा रहे हो? एच अपॉन पी तो लगाना है केवल। पी में एम इंटू वी है, चार्ज लगाना ही नहीं। चार्ज की क्या जरूरत? सेकेंड फॉर्मूला नहीं है, फर्स्ट फॉर्मूला है। मतलब मान लो आपको 4 चीज खाने के तरीके बनाने के सिखा दिए गए, तो ऐसा थोड़ी है हम जब चिली पनीर बोलेंगे तो उसके साथ आप दाल मखनी और सब बना दोगे, सब सिखा दिया। 4 फॉर्मूला बताएंगे तो एक ही सवाल में सब थोड़ी लगेंगे करती। सोचेंगे ना पहले कौन सा लगेगा। हाँ लैम्डा बराबर वेलोसिटी निकालनी है ना, तो मोमेंटम नहीं लगाओ, किससे निकल जाएगी? निकालो, निकाल के बताओ। ऑनलाइन में कोई आंसर बताना चाहता है? मैं चाहती हूँ इस बार ऑनलाइन से आंसर पहले आए। आ गया? तुम तो अपना आंसर बताओ, है क्या क्या? 1:2 हाँ आ सकता है। 2:1 है, 2:1, 1:2 एक ही बात नहीं है, दुनिया अलट पलट है। 1/2 और 2/1 में डिफरेंस है बहुत, 1.5 यूनिट का। देखते हैं, चलो निकालते हैं। निकालें? ओह भाई, डी ब्रॉय का फॉर्मूला था H अपॉन पी, पी को लिख दो m इंटू वी, है ना? यही लिखना है और क्या करना है? आपको वेलोसिटी का रिलेशन निकालना है। किसका निकालना है? वेलोसिटी का रिलेशन। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा H अपॉन m इंटू लैम्डा। ये हो जाएगा, बोलो बच्चों। अब पहले केस में CH4 के लिए लिखोगे तो H तो प्लैंक कांस्टेंट है, उसमें भी यही आएगा, ये इसमें भी यही आएगा। मास ऑफ CH4 लगा दोगे, मोलर मास, और लैम्डा ऑफ CH4। दूसरे वाले के लिए लिखोगे O2 के लिए, तो H कांस्टेंट है तो इसमें भी वही रहेगा, मास ऑफ O2 लगा दोगे और लैम्डा ऑफ O2 लगा दोगे। अब पहली सिचुएशन में दिया हुआ था लैम्डा ऑफ CH4 इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ O2, तो दोनों इक्वल है। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए, वेलोसिटी ऑफ CH4 बाई वेलोसिटी ऑफ O2। H से H कट जाएगा, लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, क्योंकि दोनों के लैम्डा इक्वल हैं। डिवाइड करेंगे तो कटेगा सारा वैल्यू, ऊपर आ जाएगा आपका m ऑफ O2 बाई m ऑफ CH। मोलर मास लगा दो O2 का 32, CH4 का निकालोगे तो 60, 2:2। ठीक है, ये तो आपको सॉल्व करके दिखाया, 11th में करना है तो ऐसे करेंगे। हाँ, और अगर करना होता है कंपटीशन में, तो कंपटीशन में कैसे करते हैं? कोई भी फॉर्मूला सवाल अगर फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, अगर रेशियो निकालना है तो फटाक से क्या करते हैं, ये है अपने पास, ये फॉर्मूला है। ठीक है, जो चीज कांस्टेंट है उसको सीधे सीधे उड़ा दीजिए, काट दीजिए। H कांस्टेंट है, उड़ा दो। लैम्डा दोनों का सेम था तो कांस्टेंट हो गया, उड़ा दो। m इंटू वी आ गया कांस्टेंट, m इंटू वी क्या आ गया? कांस्टेंट, यानी m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v आ गया। यानी रिलेशन क्या आ जाएगा? अगर वेलोसिटी का रिलेशन निकालोगे तो मास का इनवर्स, और मास का रिलेशन निकालोगे तो वेलोसिटी का इनवर्स।
वेलोसिटी का रिलेशन निकालोगे तो मास का इनवर्स, यहाँ पे वेलोसिटी CH4, यहाँ मास CH4, यहाँ वेलोसिटी O2, यहाँ पे मास O2, इनवर्स आ गया सीधे सीधे। तो इतना कुछ करना नहीं, लिखना उतना नहीं है, फटाफट से वेलोसिटी का रेशियो चाहिए, तो जिसकी वेलोसिटी ऊपर है उसका मास नीचे की तरफ आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और ऊपर दूसरी चीज है। ठीक है, आंसर क्या था? 2:2। 11th में करना है, स्कूल में करके दिखाना है, तो आपको ऐसे प्रोसेस पूरा करके काटेंगे पीटेंगे नहीं, ऐसे। सही है। आप कर लेंगे, अब तो मेरे ख्याल से आप कर लेंगे। ठीक है, चलो एक सवाल करो, फिजिक्स में भी पॉपुलर है और यहाँ पे भी पॉपुलर है, ये सवाल फिजिक्स में भी आता है। आपको ये नहीं बोलेगा, फिजिक्स में ही कर लेंगे। E1, E2 and E3, E1, E2 and E3 represents E1, E2 and E3 represents kinetic energy of अल्फा, और कौन सा था, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अल्फा पार्टिकल लिख लीजिए। E1, E2, E3 डिनोट कर रहा है, एक E1 है अल्फा पार्टिकल की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E2 और प्रोटॉन की एनर्जी E3, each having same de Broglie wavelength, each having same de Broglie wavelength। इनकी de Broglie wavelength सबकी क्या है? सेम है। तो रिलेशन बताना है E1, E2 और E3 में। ऑप्शंस, एनर्जी में रिलेशन, इसी तरीके से 4 ऑप्शन है। चलिए, इसमें वो जो वाला फॉर्मूला बताया था ना, लास्ट वाला, फॉर्मूला बताया था ना आपको, क्या बताया था? बोलिए। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन यही था ना, Q इंटू V है उसकी काइनेटिक एनर्जी, इसको ऐसे भी लिखते हैं। लैम्डा सेम है सबका,
हार्ड है। मास के बारे में रिलेशन मालूम है आप लोगों को? मास का रिलेशन भी तो पता होना चाहिए। अल्फा पार्टिकल का अगर मास बोलते हैं, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल अगर बोलो तो ये होता है 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स होता है ना। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता ही है। और मास ऑफ प्रोटॉन कितना था बताया था आपको? 1.67 करके कुछ बताया था। तो किसका बड़ा है मास, इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में किसका मास ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन में -31 है और प्रोटॉन में -27 है। कौन सी वैल्यू ज्यादा है भाई? ये ज्यादा कम नहीं बता पा रहे हो। सबसे ज्यादा तो अल्फा पार्टिकल की है, 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन है। सबसे ज्यादा मास किसका है? अल्फा पार्टिकल का, फिर किसका है? प्रोटॉन का, फिर किसका है? तो मास का सीक्वेंस आपको पता चल गया, तो एनर्जी का सीक्वेंस नहीं निकाल लेंगे? बोलो बच्चों, दिमाग की बत्ती जलाइए। सी होगा। सारांश भी सी बोल रहा था, सी बोल रहा था। एक बार ऑप्शन दिखा दे। लो भाई, दिखा दिया ऑप्शन। सी होगा। कैसे? ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन 2m इंटू के। ये लगा दिया। h कांस्टेंट है, उड़ा दें। √2 कांस्टेंट है। ये लैम्डा इक्वल बोला था, सेम वेवलेंथ, सेम वेवलेंथ बोल दिया था। तो ये सब वैल्यू कांस्टेंट हो गई। मास इंटू के, ये रिलेशन आया, ये कांस्टेंट है। यही तो आया, यही आया ना। इसको अगर ऐसे बना ले, रूट हटा भी सकते हैं आराम से। इसका मतलब जिसका मास ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, ऑब्वियस सी बात है। और जिसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन का मास सबसे छोटा है, इलेक्ट्रॉन का मास सबसे छोटा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे बड़ी होगी, E2 सबसे बड़ी हो जाएगी। और अल्फा पार्टिकल का मास क्या है? सबसे बड़ा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? सबसे छोटी। और प्रोटॉन बेचारे क्या हो जाएंगे? इंटरमीडिएट। बात समझ में आई या नहीं? रिलेशन निकाला हमने। रिलेशन कैसे निकाला? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2 ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। लैम्डा सेम दिया था क्वेश्चन में, h कांस्टेंट होता है और √2 एक नंबर है तो कांस्टेंट हो गया फॉर्मूला में। तो यानी √2m इंटू के इज इक्वल टू कांस्टेंट। √m इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ रूट ऑफ के, रूट हटा सकते हैं, m इज इनवर्स ऑफ के। रिलेशन निकाल लिया। जिसका मास ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम, जिसका मास छोटा उसकी
हाँ पूरा कांस्टेंट आ गया ना, पूरी वैल्यू, एच भी कांस्टेंट है, लैम्डा भी कांस्टेंट है, जब सब इक्वल कर दे रहे हो तो कांस्टेंट ही हो गई ना तीनों के लिए, तो पूरी वैल्यू कांस्टेंट आ गई। तो रिलेशन क्या आ गया अपना, ऑप्शन कोई बना, E2 is greater than E3। ठीक है, आज की क्लास ऑफ करें, चलिए बाय बाय बच्चों।